गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस 2 के फर्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। 9th स्टैंडर्ड में भी हमने हेरिडिटी इसके बारे में डिस्कस किया था और हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वो हमने देखी थी दैट हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये हमने 9th में भी डिस्कस किया था। तो सेम हेरिडिटी यहाँ पर भी आपको डिस्कस करने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हेरिडिटी के साथ कुछ एडवांस टॉपिक भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है जो कि 9th में नहीं थे। सो अगेन वन मोर टाइम, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। कैरेक्टर्स हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ये हम सबको पता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद ही है। हम लोगों में हमारे माता पिता दोनों के कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र है। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो कि सन में जो बीच में जो सन है उसके बॉडी में फादर के आईज और ईयर्स के कैरेक्टर है, और मदर की अगर मैं हाइट और हेयर की बात करूँ तो वो कैरेक्टर्स भी सन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे बॉडी में भी 50% कैरेक्टर मदर से आते हैं और 50% कैरेक्टर फादर से आते हैं। और जब भी हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी खुद ब खुद तो हो नहीं सकती। हेरिडिटी को परफॉर्म करने के लिए एक एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है और उस एजेंट को हम लोग नाम देते हैं जीन्स। यस, जीन्स। विदाउट जीन्स कभी भी हेरिडिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो जोहान ग्रेगर मेंडल इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले अगर जीन्स के बारे में किसी ने बताया होगा तो वो थे जोहान ग्रेगर मेंडल। सबसे पहले इस दुनिया में हेरिडिटी का कंसेप्ट अगर किसी ने लाया होगा तो वो थे जोहान ग्रेगर मेंडल, एंड दैट्स व्हाई ही इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये हेरिडिटी की बात है। हेरिडिटी के बाद इस लेसन में हमें 3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। और ये तीनों टॉपिक एक कॉमन इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं और वो कॉमन इवेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। हम सबको पता है कि हमें हमारे बॉडी को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है नंबर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फिक्स होता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें चाहिए, लेकिन ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, प्रोटीन हमारे बॉडी में तभी तैयार होता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही कभी भी किसी भी वक्त हम प्रोटीन को तैयार नहीं कर सकते, और प्रोटीन को तैयार करना भी ये कोई सिंपल एक्टिविटी या फिर ये कोई सिंपल टास्क नहीं है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन, इसके लिए 3 चीजें एक साथ हमारे बॉडी के अंदर होती है। वो होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये तीनों टॉपिक 12th साइंस से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटीन को तैयार कौन करता है। ये भी हमने 8th और 9th में देखा है कि जब भी हम सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर एक ऑर्गन अवेलेबल होता है, एक पार्ट अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। और राइबोसोम ही प्रोटीन को फॉर्म करता है, प्रोटीन को तैयार करता है, और इसीलिए राइबोसोम को नाम दिया जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। मतलब प्रोटीन को तैयार करने का काम किसका? राइबोसोम का। लेकिन राइबोसोम खुद होकर कभी प्रोटीन को तैयार नहीं करता। राइबोसोम को जब तक मैसेज कन्वे नहीं होता है डीएनए से, तब तक वो प्रोटीन को बिल्कुल भी तैयार नहीं करता। तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इन तीनों मेथड से ये चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको शो किया हो, आप देख सकते हैं जहाँ पर डीएनए से एमआरएनए तैयार हो रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन तैयार हो रहा है। तो हमने वहाँ पर इंडिकेट भी किया है जब डीएनए से एमआरएनए तैयार होता है तो उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन तैयार होता है तो उसको हमने नाम दिया है ट्रांसलेशन। याद रखना ये दोनों। और इसी इवेंट को सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस
मतलब प्रोटीन को अगर तैयार करना है तो उसके लिए 2 इवेंट्स होना जरूरी है। तो यस, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए, डीएनए की मदद से आरएनए को तैयार करना या फिर कहो एमआरएनए को तैयार करना, इसको ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को समझने के लिए इसके बाद एक वीडियो मैंने यहाँ पे अटैच किया है जिसके थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। तो ये रहा। Transcription, translation and translocation. Proteins are needed for carrying out various body processes. Here in this video, we will understand the process of protein synthesis, which involve transcription, translation and translocation. Ideally speaking, proteins are synthesized in the cell of the body. The information needed for protein synthesis is present in the deoxyribonucleic acid or DNA of the cell. It is located inside the nucleus. However, the actual process of protein synthesis takes place outside the nucleus. The information from the DNA is transcribed or copied to messenger ribonucleic acid, a molecule similar to DNA but with single strand. It in turn transport this information to ribosomes. The ribosomes and transfer ribonucleic acid use this information to produce the proteins. This basic flow of information from DNA to RNA and to ribosomes is called the central dogma in science. For understanding it in detail, let's first revise the knowledge about the DNA. A DNA is a long molecule consisting of 2 strands that form helical structure like a twisted ladder. This structure is known as double helix. DNA is a cookbook of the cell, which consists of thousands of small segments, some of which stores the recipes to produce proteins. Such segments are known as genes. It is made up of sugar phosphate backbones with pairs of nitrogenous bases. Adenine always form pair with thymine, and likewise cytosine always form pair with guanine. The basic structural unit of DNA consists of phosphate group, 5 carbon sugar and one of the 4 nitrogenous base and is called as a nucleotide. With this basic knowledge, let's understand the 3 processes. Initially, enzyme called RNA polymerase act on DNA and unwind it from the starting sequence to be transcribed or simply copied. The enzyme takes only one strand as template and produces its complementary strand. The unusual thing here is the formation of base uracil instead of thymine. It happens because formation of uracil is energetically less expensive. The most important thing is information remains same even if the format is changed. It is just like noting down the recipe from cookbook in your own words. The information is same, but the format is different. Once the transcription process is completed, the DNA strands rejoins and the mRNA is transported outside the nucleus into the cytoplasm. The ribosomes gather around the mRNA and here starts the process of translation. Understand it like producing the food from the recipe. The 3 nucleotides on mRNA forms a code for an amino acid. These are called triplet codon. Amino acids are the basic building block of proteins. For every triplet codon, there is transfer RNA or tRNA carrying an amino acid. The sequence on tRNA is called anticodon. Inside the ribosome, the start codon is recognized. The tRNA having anticodon with complementary sequence attaches to it. Like
Likewise, the next tRNA attaches to next triplet codon. The ribosomal ribonucleic acid or rRNA present in ribosome binds the amino acid brought by the two tRNAs with peptide bonds. Once the bonding is done, the tRNA corresponding to first codon transfers amino acid to tRNA corresponding to next codon. This whole process is termed as translation. The ribosome moves in forward direction on mRNA by a distance of one triplet codon so as to repeat the translation. This is called translocation. As a result of transcription, translation and translocation, there is formation of an amino acid chain. The chains formed by different ribosomes joins together so as to form a complex protein. Together, these processes can be termed as gene expression. The familiar example is transfer of characters from parent to child. Sometimes sudden changes occurs in gene. Sometimes any nucleotide changes its position. It causes a change in the organism's character. This is called mutation. I hope you have understood the concept of transcription, translation and translocation very well. Thanks for watching this video.